Namaskar, myself Saurabh Srivastava, Assistant Professor, School of Management Sciences, Varanasi. Welcome you to my channel Anusandhan and welcome in my new series of videos which is related to business law. In this video, I am going to discuss about Sales of Goods Act 1930. Already I have covered in first video of Sales of Goods Act is what about the contract of sales and what are the essential elements of contract of sales and some basics of Sales of Goods Act. In this video, I am going to cover very important phenomena and very important 100% एग्जाम में आएगा, कोई डाउट नहीं है, आना ही आना है. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स दो प्रकार के होते हैं. देयर आर टू काइंड ऑफ. एक तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल और दूसरा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एग्रीमेंट टू सेल. जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स थे दो टाइप के हैं, सेल्स एंड एग्रीमेंट टू सेल. तो दिस वीडियो इज ऑल अबाउट डिफरेंस बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल. तो पहले ये समझ लें कि सेल और एग्रीमेंट टू सेल है क्या और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स के डेफिनेशन के साथ. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स, व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स? द कॉन्ट्रैक्ट वेयर अ सेलर ट्रांसफर और एग्री टू ट्रांसफर, सेलर ट्रांसफर और एग्री टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी इन अ गुड्स टू द बायर फॉर द प्राइस. एक एक बातें इसकी एक्सप्लेन किया हूं प्रीवियस वीडियो में. तो दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स. जैसा कि हम जानते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में जब भी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा देयर आर टू, एटलीस्ट टू पर्सन इज रिक्वायर्ड. वन इज सेलर एंड सेकेंड वन इज द बायर. तो बायर से सेलर के बीच में किस में डील होगा? इट डील्स इन अ गुड्स ओनली. तो बायर सेलर के बीच जब गुड्स और कंसिडरेशन क्या है? फॉर द प्राइस. पैसे के लिए जब किसी सामान का आदान प्रदान किया जाएगा तो वो सेल्स ऑफ गुड्स बनेगा. तो सेल्स दो प्रकार के हो सकते हैं. एक सेल और दूसरा द सेकेंड वन इज एग्रीमेंट टू सेल. सेल इज व्हाट? इन सेल द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इज इमीडिएटली ट्रांसफर्ड. द ओनरशिप ऑफ द गुड्स इज इमीडिएटली ट्रांसफर्ड. जैसे मैंने मोबाइल खरीदा, पैसा दिया, रिसिप्ट लिया, मोबाइल लिया, क्या हुआ? अब उस मोबाइल की ओनरशिप मेरे पास है, इमीडिएटली ट्रांसफर हो गया, है कि नहीं? मान लीजिए किसी डीलर ने एक एग्रीमेंट किया कि भाई साल भर आपके यहां से हम सामान लेंगे. एग्रीमेंट टू सेल मतलब जहां पे इमीडिएटली ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती. द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप take place in future are subject to any condition of fulfillment. समझ में आई बात? एग्रीमेंट टू सेल, इन एग्रीमेंट टू सेल ओनरशिप ऑफ द गुड्स टेक प्लेस इन फ्यूचर आर सब्जेक्ट टू एनी कंडीशन फुलफिलमेंट. हो सकता है कोई कंडीशन पूरा होने पे मिले. भाई नाइट्रोजन ऑक्साइड समुद्र से आ रहा है, समुद्र से आ रहा है, जब आपके यहाँ पहुंचेगा तब ना मिलेगा. तो इट्स सब्जेक्ट टू द कंडीशन ऑफ फुलफिलमेंट. समझ में आ रही बात? तो एग्रीमेंट टू सेल में क्या है? एग्रीमेंट टू सेल में इमीडिएटली ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती. ये पहला डिफरेंस है, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप. एंड द सेकेंड वन इज एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट. हम लोग पहले से जान चुके हैं कि what is the means of executed and executory in the video of Indian Contract Act 1872. फिर भी एक बार फिर से यहाँ समझने के लिए देखिए, सेल इज ए एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट टू सेल इज अ एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट. हाउ एग्जीक्यूटेड? दिस इज वेरी क्लियर विद द नेम. नाम से ही स्पष्ट है. Executed when the both parties, suppose there are two party in a contract, when both party have fulfilled our part of legal obligation.
मैंने आपको 500 रुपये में, मैंने शाश्वत को 500 रुपये में किताब बेची, मैंने शाश्वत को 500 रुपये में किताब बेची। शाश्वत ने 500 रुपये हमको दिया, हमने शाश्वत को किताब दी। अब क्या है कि दोनों पार्ट का जो कंसिडरेशन था, हमको किताब डिलीवर करना था, शाश्वत को पैसा देना था, दोनों लोगों ने अपना लीगल ऑब्लिगेशन जब पूरा कर दिया तो दिस इज कॉल्ड एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है? द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड बट बोथ पार्टी स्टिल टू परफॉर्म हिज पार्ट ऑफ ऑब्लिगेशन, स्टिल टू परफॉर्म हिज पार्ट ऑफ ऑब्लिगेशन। अभी दोनों पार्टी में कोई तैयार है करने के लिए, लेकिन दोनों ने अभी अपना लीगल ऑब्लिगेशन किसी ने पूरा नहीं किया है। तो हम ये कह सकते हैं सेल इज अ एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट टू सेल इज अ एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। तो ये दोनों बात आई होप समझ में आ गई होगी, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, एक बार समझ लेना। एंड नेक्स्ट वन इज कन्वेंस ऑफ प्रॉपर्टी। कन्वेंस ऑफ प्रॉपर्टी मतलब आपके पास कितना अधिकार है आपके गुड्स को लेके। मतलब आप इन द केस ऑफ सेल्स आपके पास राइट है कि अपने प्रॉपर्टी के लेकर राइट है, आप उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं, अगेंस्ट द सेलर, अगेंस्ट द वर्ल्ड। आप कुछ भी अपनी प्रॉपर्टी के साथ कर सकते हैं। हम मोबाइल खरीद लिए हैं अपना, ले आके बाहर बैठ के ईंटे से उसको तोड़ रहे हैं, किसी से कोई मतलब है? घर में डांट सुनने वो अलग की बात है, लेकिन किसी से कोई मतलब नहीं है, कोई आपको ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता। तो कहने का मतलब ये है कि एक बायर के पास इन द केस ऑफ सेल्स राइट्स है अपने गुड्स को यूज करने का, यूटिलाइज करने का, एंजॉय करने का कंप्लीट राइट है अगेंस्ट द वर्ल्ड। बट एग्रीमेंट टू सेल में अभी बायर को ये राइट नहीं मिलता है, क्योंकि भाई ओनरशिप तभी ट्रांसफर हुई नहीं है, इमीडिएटली नहीं मिलता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज ट्रांसफर ऑफ रिस्क। ट्रांसफर ऑफ रिस्क, ट्रांसफर ऑफ रिस्क क्या है? रिस्क ऑलवेज गोज टू द ओनर ऑफ गुड्स। रिस्क ये थंब रूल है, याद रखिएगा। कोई भी डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स होगा, किसी भी प्रकार का कोई रिस्क होगा, डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स होगा, तो लाइबिलिटी ऑलवेज गोज टू द ओनर ऑफ द गुड्स। लाइबिलिटी ऑलवेज गोज टू द ओनर ऑफ गुड्स। बहुत ही क्लियर है, बहुत क्लियर, याद रखिएगा। तो मैंने पिछले वीडियो में भी ये केस बताया था कि मैंने एक टेलीविजन खरीदा, कॉलेज आ रहा था तभी टेलीविजन खरीद लिया, पैसा दे दिया, रिसिप्ट ले लिया और टेलीविजन दुकानदार के पास छोड़ दिया, बोला कि हम आप इसको रखे रहिए, हम जब वापस आएंगे तो हम टेलीविजन लेके जाएंगे। जब आप कॉलेज में आ गया तो उसके दुकान में आग लग गई, बाकी टीवी के साथ वो टीवी भी जल गई। तो हमने पूछा भाई कि अब हम तो निश्चिंत थे कि भाई अगर जलाए जल जाए, हम तो दुकानदार के पास रखवा के आए थे, जिम्मेदारी उसकी है। लेकिन ऐसा नहीं है। आप कोर्ट में जब आप केस करेंगे तो ये बात क्लियर होगी कि अगर सेल्स हुआ है, ओनरशिप इज ऑलरेडी ट्रांसफर्ड, तो इवन गुड्स आपका सेलर के पोजीशन में है, लेकिन जिम्मेदारी आप ही की है। समझिएगा इस बात को। तो सेल्स के केस में बायर के ऊपर पूरा रिस्क होता है कि नहीं? तो जो भी ओनरशिप, जिसके पास ओनरशिप होगा, लॉस जो होगा वो उसकी तरफ जाएगा। मतलब हम उस टीवी के दुकानदार से रिकवरी नहीं कर सकते। क्लियर हो गई बात? दिस इज द मीन्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ रिस्क। यहां पे सेल्स में बायर के लिए है और एग्रीमेंट टू सेल में सेलर के लिए है। एंड द नेक्स्ट वन, राइट ऑफ सेलर अगेंस्ट द बायर ब्रिच। अगर बायर कॉन्ट्रैक्ट को ब्रिच कर देता है, रिपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट। ब्रिच की कई कंडीशन है। ब्रिच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मेरा वीडियो देखिए, इसको डिटेल में समझने के लिए, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में। लेकिन ब्रिच मतलब तोड़ देना। अगर कॉन्ट्रैक्ट बीच में बायर तोड़ देता है तो सेलर के पास क्या क्या अधिकार है कि नहीं? बोलता है कि हम सामान नहीं लेंगे, या ले लिया तो बोला बाकी पैसा नहीं देंगे, कुछ भी ऐसे ही। तो उस केस में सेलर क्या कर सकता है? सेलर कैन स्यू फॉर द प्राइस टू द बायर। सेलर कैन स्यू फॉर द प्राइस टू द बायर। बायर को प्राइस के लिए उसके खिलाफ मुकदमा दायर कर सकता है। लेकिन इन द केस ऑफ एग्रीमेंट टू सेल,
ही इज ओनली इंटाइटल टू रिकवर द डैमेजेस, तो रिकवर द केवल डैमेजेस के लिए क्लेम कर सकता है सेलर, नहीं तो इनसे प्राइस मांगा जा सकता है। ठीक बात समझ में आ गई? यहां पे आप प्राइस की रिकवरी कर सकते हैं, मुकदमा यहां केवल डैमेजेस के लिए क्लेम कर सकते हैं। अब ठीक अपोजिट, राइट ऑफ बायर अगेंस्ट द सेलर ब्रीच, सेलर तोड़ दे, पैसा ले ले, बोले कि सामान नहीं देंगे, उस केस में क्या होगा? तो बायर हैव अ राइट टू रिकवर हिज गुड्स, उसका ओनरशिप लेने के लिए उसके पास अधिकार है, वो ओनरशिप उससे ले सकता है, ओनरशिप उससे ले सकता है, और डैमेजेस के लिए भी क्लेम कर सकता है। अगर किसी थर्ड पार्टी को बेच दिया तो थर्ड पार्टी अपना डैमेजेस और थर्ड पार्टी को भी मुकदमा दायर कर सकता है जो खरीदा है हमारा सामान। तो ये बायर के पास राइट है अगर सेलर ब्रीच करता है तो। इन द केस ऑफ सेल, इन एग्रीमेंट टू सेल, फिर से ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुआ है, इसलिए केवल डैमेजेस के लिए क्लेम बनेगा। ओके, नाउ द लास्ट वन, केस ऑफ इंसॉल्वेंसी। कोई एक पार्टी अगर इंसॉल्वेंट होगी तो क्या हो जाएगा बताइए? कोई एक पार्टी इंसॉल्वेंट हो गई, बायर और सेलर है, सपोज करिए कि बायर इंसॉल्वेंट हो गया, उससे कोई रिकवरी हो सकती है? बहुत करेंगे, सामान वापस कर लेंगे। इन द केस ऑफ सेल्स, जब ओनरशिप ट्रांसफर हो गया है, यहां पे क्या है? यहां पे केवल रिटेबल डिविडेंड ही रिकवर किया जा सकता है। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, फिर से मैं बता दे रहा हूं कि डिफरेंस बिटवीन सेल्स एंड एग्रीमेंट टू सेल। आई होप आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। जो बात ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में लिखिए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।